हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी अपना रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका चैप्टर चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग में आज आपको करवा के कंप्लीट और फिर आपको पढ़ाऊंगी संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे आप कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ये हमारा अगला चैप्टर होगा। उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ेंगे। आज सबसे पहले पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां। निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां के कार्य एवं शक्तियां कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, यानी कि निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, देखिएगा जरा, लिखिएगा पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस एंड फंक्शंस, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां, पावर्स ऑफ पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो जब हम इलेक्शन कमीशन के कार्य और शक्तियों की बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इसके कार्य और शक्तियों की बात आएगी तो हम पहला काम, इसका जो सबसे मेन काम होता है वो होता है चुनाव संपन्न कराना। क्या होता है? चुनाव संपन्न कराना, चुनावों को संपन्न कराना। ठीक है, या चुनाव संपन्न कराना। ठीक है, चुनाव संपन्न कराना, कंडक्ट द इलेक्शन, चुनाव संपन्न कराना, कंडक्ट द इलेक्शन। ठीक है, कराना, कंडक्ट द इलेक्शन, कंडक्ट द इलेक्शन। ठीक है, कंडक्ट द इलेक्शन, चुनाव संपन्न कराना। तो ये किस किस के चुनाव करवाता है? अगर आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि मैंने आपको बताया है चुनाव संपन्न कराना मतलब कंडक्ट द इलेक्शन। तो मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति के इलेक्शंस को कराता है, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना इसी का काम होता है। इसके अलावा बेटा उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आपके यही करवाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद ये किसका इलेक्शन कराता है? तो सेंटर के भी कुछ इलेक्शंस यही कंडक्ट कराता है, जैसे कि लोकसभा। ठीक है, लोकसभा यही कराता है। उसके बाद में आपका बेटा राज्यसभा यही कराता है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है विधानसभा, यही कराता है विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, सबके इलेक्शंस को यही कंडक्ट कराएगा, केवल पंचायत और नगर पालिका को छोड़कर, केवल पंचायत और नगर पालिकाओं को छोड़कर बाकी सभी के इलेक्शन यही कंडक्ट कराएगा। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद यही इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका सबसे मेन काम होता है कि चुनावों को संपन्न कराना, और चुनावों को संपन्न कराने के साथ साथ इसे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्त होने चाहिए। चुनाव जो है उनकी चुनाव जब कराए जाए उनकी वैधता को देखना चाहिए कि वो लीगल तरीके से हुए हैं, इलीगल तरीके से तो नहीं हुए हैं। तो ये चीजें भी मैं ऐड करवा देती हूँ कि और क्या क्या करना चाहिए इसको। और मैम यहाँ पे इसको चुनाव की स्वतंत्रता, ठीक है, चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता
एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना। निष्पक्षता यानी कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना, ये भी इसी का काम होता है, सुनिश्चित करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट लिखना चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। ठीक है, उसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे की चीजें हम देखेंगे और लिखेंगे कि मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना, ये क्या होता है मैम? क्योंकि बाकी जो 2 पॉइंट लिखे हैं वो तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल लिस्ट, क्या लिखेंगे? प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल लिस्ट, मतदाता सूची को तैयार करना। इलेक्टोरल लिस्ट, प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल लिस्ट, मतदाता सूची तैयार करना। तो मतदाता सूची जो होती है, जिसमें अगर हम आपको बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्यारे प्यारे बच्चों कि मतदाता सूची हमेशा तैयार होती है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले मैम पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन कौन कराता है? हरिश्चंद्र आर्य कह रहे हैं। तो पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन कराने की ड्यूटी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, जो मैं पंचायत और नगर पालिका में आपको पढ़ा चुकी हूं। इसका मतलब आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया है या आपने वो क्लासेस नहीं ली हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिएगा मतदाता सूची क्या होती है, जिसमें आपका नाम डाला जाता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर साल 18 साल के होते हैं। तो जैसे ही आप 18 साल के होते हैं प्यारे बच्चे, उसके बाद आपको मतदान का अधिकार मिल जाता है, आपको मत देने का अधिकार मिल जाता है निर्वाचनों में। लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपका नाम इस लिस्ट में होगा। तो आपका इलेक्शन कमीशन इस चीज को जानता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस साल 18 वर्ष के हुए होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 18 वर्ष के होने वाले होंगे। तो कोई भी इलेक्शन होता है तो उससे पहले आपकी मतदाता सूची तैयार की जाती है और आपका नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाता है कि अब आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, अब आप वोट दे सकते हैं क्योंकि आप 18 साल के हो गए हैं और आपका नाम मतदाता सूची में आ चुका है। और उसका प्रूफ दिया जाएगा आपको वोटर आईडी कार्ड, जो आप बोलते हैं ना कि वोटर आईडी कार्ड क्या है। तो वोटर आईडी कार्ड वही होता है जिसमें आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये होती है मतदाता सूची। आगे ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय, राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय, ठीक है, राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय, ठीक है, राज्य स्तरीय यानी कि क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय, ठीक है, राष्ट्रीय दल के, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल के, ऐसे लिख लेना, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल के, दल यानी कि पार्टी, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देना, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना या प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि कौन सी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी रीजनल पार्टी होगी। क्षेत्रीय का मतलब होता है रीजनल पार्टी, या कि कौन सी रीजनल पार्टी होगी, और बोला जाता है कि कौन सी नेशनल पार्टी होगी। इसका डिसीजन इलेक्शन कमीशन ही करता है। इसका कौन करता है इसका डिसीजन? इलेक्शन कमीशन।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्शन कमीशन ये निर्धारित करेगा कि कौन सी राज्य स्तरीय पार्टी होगी, और इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उनको जो है वो जो आपके नियम बनाए गए हैं अगर आप उनको पूरा कर देते हैं तो आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा इसके द्वारा दे दिया जाता है उन राजनीतिक दलों को जो उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, कि उतना हाई लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं और आगे की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अगले की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या लिखना है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दलों को यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना यानी कि अलॉटमेंट ऑफ नेशनल सिंबल, लिखिएगा अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जैसे आप लोटस देखते हैं कि बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, तो ये क्या है, इलेक्शन सिंबल्स हैं, ये सब चुनाव चिन्ह है। तो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, कौन अलॉट करता है, आपका इलेक्शन कमीशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो आपके अलॉटमेंट किए जाते हैं चुनाव चिन्ह, वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। आगे लिखना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना तथा चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा करना, ये भी किसका काम होता है, आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है, निपटारा करना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। ठीक, आगे चल सकते हैं और आगे देख सकते हैं कि आगे और क्या है। देखिएगा, चुनाव निष्पक्ष होने या चुनावों में भ्रष्टाचार होने पर, या चुनावों में भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, या चुनावों में भ्रष्टाचार, ठीक है, या चुनावों में भ्रष्टाचार होने पर निर्वाचनों को रद्द करना, ठीक है, निर्वाचनों को रद्द करना, ये किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है। कि अगर इलेक्शन में करप्शन हुआ है और उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो अगर ये प्रूफ हो गया कि इलेक्शन में करप्शन हुआ है यानी कि पक्षपात हुआ है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो तुरंत फिर क्या किया जाएगा, उस इलेक्शन को कैंसिल किया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों जब हम अगली बात करते हैं तो अगली बात आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि इसका एक और काम होता है आचार संहिता तैयार करना। आचार संहिता तैयार करना, प्रिपेयर द आचार संहिता तैयार करना, ठीक है, यानी कि लिखिएगा प्रिपेयर्ड कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिपेयर्ड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, आपने बहुत क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आचार संहिता क्या होती है। इसी क्लास में सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको बताया था कि जब मैं इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आचार संहिता क्या होती है। ठीक है, आपका जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उसके पहले ही आचार संहिता लगाई जाती है पॉलिटिकल पार्टीज पर, जो इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होने के साथ लगती है और इलेक्शन का रिजल्ट आने तक बेटा वो लगी रहती है। और इस आचार संहिता की अगर मैं बात करूं
ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए यहां पर क्या होती है प्यारे बच्चे, यहां पर आचार संहिता लागू होती है। अब आचार संहिता क्या होती है योगेश जी, मैं बता रही हूं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने अभी बताया प्यारे बच्चे कि आचार संहिता जो होती है, जिस दिन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाती है, जिस दिन चुनाव की तारीख जो है वो घोषित कर दी जाती है, उस दिन से लेकर जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक आचार संहिता पॉलिटिकल पार्टीज पर लगी रहती है। इसमें क्या क्या नियम कानून होंगे, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होगा, ये सब इस आचार संहिता में, इस कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा रहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करेगी, ऐसी घोषणा नहीं करेगी आचार संहिता लगने के बाद कि उससे मतदाताओं के जो मत हैं वो प्रभावित हो। निपटारा मतलब होता है विशाल कुमार सॉल्व करना, सॉल्यूशन देना। ठीक, उसके बाद देखिएगा और क्या होता है आचार संहिता में कि कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल्स का प्रयोग नहीं करेगा किसी भी वोटर को आपके इलेक्शन बूथ तक लाने के लिए। शराब जो है उसकी जो है बाहर से आप खरीदारी नहीं करेंगे इलेक्शन के टाइम पर। चुनावी खर्चा जो आपको दिया गया है उतने में ही आपको जो है उतना ही खर्च करना है इलेक्शन में। ये सब इस कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा रहता है। मतलब इलेक्शन के समय जो नियम और कानून आपकी पॉलिटिकल पार्टीज पर, राजनीतिक दलों पर लगाई जाती हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कब से इंप्लीमेंट होता है? निर्वाचन की तिथि की घोषणा के दिन से। और कब तक लागू रहता है? तो आप कहेंगे मैम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है। उसके बाद निपटारा में बता रही हूं विशाल कुमार जी, निपटारा का मतलब होता है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैंने कहां लिखा है, हाँ, निपटारा करना यानी कि सॉल्यूशन, समाधान करना होता है। सॉल्यूशन कह लो या समाधान कह लो या निपटारा कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा यहां पर नेक्स्ट आपका इलेक्शन कमीशन का और क्या काम होता है। तो आपका एक तो आचार संहिता, उसके बाद देखना उम्मीदवारों द्वारा, देखो ये पहले ही बता देता है, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की राशि निश्चित करना, कुल खर्च की राशि निश्चित करना कि भाई कितना इलेक्शन में मैक्सिमम खर्च हो सकता है, कुल खर्च की राशि निश्चित करना। ठीक है, ये किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है। वो पहले ही बता देता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप कितना खर्च कर सकते हो, लेकिन मैं भी और आप भी जानते हैं कि रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ चलिए, हथियार जमा होते हैं। समझ नहीं आ रहा है परवीन, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक से लिखिए, आपकी भाषा थोड़ी अशुद्ध हो रही है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपके इसके काम होते हैं। अब एक आप वर्ड मैं आपको बताने जा रही हूं जो कि इलेक्शन से ही रिलेट करता है, जिसका नाम है अधिसूचना। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अधिसूचना। ये क्या होती है? ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि नोटिफिकेशन। ठीक है, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, ये क्या होता है? तो अगर हम अधिसूचना या नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश, ठीक है, की सिफारिश पर on the recommendation of election commission
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति, ठीक है, यथास्थिति आपको ध्यान रखना है, यथास्थिति राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट या राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है कि जब ये नोटिफिकेशन इशू होगा तभी जाकर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो लोकसभा के जब इलेक्शन हुए होंगे तो पहले इसके लिए प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया होगा, उसके बाद प्यारे बच्चे आपके वहां पर लोकसभा के इलेक्शन जो है उसकी डेट डिक्लेयर की गई होगी। यानी ये नोटिफिकेशन इशू होता है, उसके बाद ही इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है, उसकी डेट इशू की जाती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर विधानसभा के इलेक्शन होते तो फिर राज्यपाल नोटिफिकेशन इशू करते, तभी तो लिखा है यथास्थिति। अगर इलेक्शन सेंटर के हैं तो प्रेसिडेंट करेंगे, और अगर इलेक्शन आपके स्टेट के हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो फिर राज्यपाल करेंगे, ठीक है। खर्चा भी इलेक्शन कमिश्नर ही देता है। नहीं, इलेक्शन कमिश्नर क्यों देगा खर्चा, वो क्यों देगा भाई, फंड से मिलता है खर्चा, फंड से दिए जाते हैं, ठीक है। उसके पास कहां से आया, वो तो खुद जो है पैसे पे काम कर रहा है, सैलरी पे काम कर रहा है, ठीक। तो ये आपके इलेक्शन कमीशन के सारे फंक्शंस होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब जो कि आपका टॉपिक है आज का, आप डालेंगे और मैं नई स्लाइड से ऐड करूंगी संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। लिखिएगा संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये होता है आपका यूपीएस। इसको क्या क्या बोलते हैं, एक होता है आपका यूपीएससी जो कि संघ सेवाओं के लिए होता है, संघ की सेवाओं के लिए, जिसमें आपकी यूनियन सर्विसेज शामिल होती हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। यानी कि कोई भी ऐसी जॉब जो कि यूपीएससी कराती है वो सब काम किसका होता है, उन्हें कहा जाता है संघ सेवाएं। यूपीएससी के द्वारा संघ के लिए जो सेवाएं मतलब जो नौकरियां होती हैं उनको एग्जाम्स को ये कंडक्ट कराता है। आपने सुना होगा आईएएस का एग्जाम कराता है, आईपीएस का, आईएफएस का, उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके अलावा आपकी और भी पोस्ट होती हैं जिनके लिए यूपीएससी एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। तो ये तो सेंट्रल लेवल की जॉब्स को कंडक्ट कराता है। और अगर वहीं हम बात करें तो एसपीएससी होता है, एक एसपीएससी। इनकी फुल फॉर्म पूरी लिख दीजिए ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ध्यान से सुनना क्योंकि बच्चे परेशान रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो एक होता है, ओनली वन होता है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछने लगते हैं कि कितने यूपीएससी होते हैं। तो यूपीएससी तो एक ही होता है, लेकिन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जब प्यारे बच्चों आप इसकी बात करते हो तो ये आपका कहां होता है, राज्यों में। और आप जानते हैं कि राज्य कितने हैं, 28। तो रेक आपके कई सारे होते हैं एसपीएससी, जिन्हें बिहार का अलग होगा,
ठीक है, बिहार का अलग होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका यूपी का अलग होगा, एमपी का अलग होगा। तो इस तरीके से ये आपके कमीशंस होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में ये भी समझ लेना कि ये दोनों ही आपके क्या हैं, संवैधानिक संस्थान हैं। संवैधानिक संस्थान है, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं संवैधानिक निकाय हैं, निकाय वर्ड यूज करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिनका संविधान में प्रावधान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय हैं। और ये जो संवैधानिक निकाय है, इसका मतलब कि संविधान में इनके बारे में प्रावधान जरूर होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है या किस भाग में है। तो आप कहेंगे कि मैम भाग 14 में है। किस में है? भाग 14। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो मैं यहां लिख देती हूं, भाग 14 में है। और अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आप लिखेंगे कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 315 से 323 तक आपका क्या दिया गया है, यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बोला गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बोला गया है। किसमें? संविधान में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं यहां पर कि इस तरह की जो आपके आर्टिकल्स हैं, ये आपके डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि यूपीएससी का प्रावधान कहां से कहां तक है या संविधान के किस भाग में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके आगे, ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करते हैं, बेटा आप लोगों से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपका क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है और वो अलग क्वेश्चन होता है, तो आप लोग प्लीज उसे ग्रुप में पूछ लिया करें या क्लास के एंड में उस क्वेश्चन को डाला करें। बीच में आप पूछते हैं तो बेटा टीचर का और आपका दोनों का ही फ्लो खराब होता है। ये मैं आपसे पहले भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूं कि प्लीज बच्चों अगर टॉपिक से अलग क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो उसे आप बाद में पूछ लें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक हम इसके बारे में बात करते हैं। कोई बच्चा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। बिना मतलब के आप जहां पे आपका दिमाग बिना मतलब के क्वेश्चन आप पूछते हो, आप एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीजें पढ़नी है। आपको वहां फोकस करना है जहां से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा कि क्या बंदूकें जमा होती हैं, ये भी क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि चंदा कहां जाता है, डोनेशन कहां जाता है। अजय सैनी जी, वही फंड्स होते हैं जो चंदा आते हैं, उन्हीं को वो फंड्स में ही काम आते हैं इलेक्शंस के लिए जो आपके जो दिए जाते हैं। क्योंकि मैं अगर जवाब नहीं दूंगी तो आप बार बार यही क्वेश्चन करते रहेंगे। लेकिन मैं अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूं आप सारे बच्चों से कि बेटा फोकस अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां से क्वेश्चन आएगा। अगर आप मुझसे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर्स जरूर दूंगी, लेकिन जहां से क्वेश्चंस का कोई लॉजिक ही नहीं है, आप वो चीजें क्यों पूछते हैं? बताइए क्यों पूछते हैं, क्या मतलब है उनका? ये देखिए, फिर अब एक आए हैं चंद्रभान सिंह जी। मैम, जितने भी जज होते हैं उनकी मृत्यु के बाद घर के सदस्य में से किसको नौकरी मिलती है? ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। मैं वही समझा रही हूं, तब तक उन्होंने लिख के भेज दिया। मतलब ये है कि मैम आप कुछ भी कहिए, हम नहीं मानने वाले हैं क्योंकि हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं भी अब आपके, सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, आपके मैसेजेस को इग्नोर करना। ठीक है, अब आगे देखिएगा और आगे चलते हैं, आगे की हम बात करते हैं। यहां पे देखना,
अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला आर्टिकल है जो कि आपका शुरू होगा और उसे हम कहते हैं आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में कहा गया है कि संघ के लिए एक यूपीएससी होगा, संघ के लिए एक यूपीएससी के लिए एक यूपीएससी और राज्य के लिए और राज्य के संघ के लिए एक यूपीएससी और राज्य के लिए एसपीएससी होगा और राज्य के लिए एसपीएससी होगा। अब ये मत पूछना कि यूपीएससी क्या है और एसपीएससी क्या है, क्योंकि मैं पहले ही यहां लिखवा चुकी हूं। तो हर एक राज्य में एक एसपीएससी और अगर मैं आपसे बात करूं तो संघ में एक यूपीएससी होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखिएगा। आगे जब हम बात करते हैं तो आगे आपसे ये आर्टिकल 315 ने बता दिया। अब आर्टिकल 316 इनके बारे में आगे बात करेगा और आर्टिकल 316 में क्या दिया गया है तो आप लिखेंगे अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, एवं पदावधि, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। ठीक है, यानी कि जो आपके यूपीएससी और एसपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा और उनकी जो है टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी या टेन्योर क्या होगा। तो लिख दीजिएगा टेन्योर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स of chairman and members ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। तो आपको ध्यान रखना है कि टेन्योर और अपॉइंटमेंट की यहां बात होगी तो सबसे पहले मैं अपॉइंटमेंट की बात कर लेती हूं। तो हेडिंग देना नियुक्ति, और नियुक्ति में हम दोनों की नियुक्ति की बात करेंगे, यानी कि दोनों के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट और दोनों के चेयरमैन की बात करेंगे। तो जब हम नियुक्ति की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी को लेकर। जब यूपीएससी की बात होगी तो यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं यानी कि अध्यक्ष, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ठीक है, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य। ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं तो प्यारे बच्चे इनकी जो नियुक्ति की जाती है, इन दोनों की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है, लिख दीजिएगा सामने प्रेसिडेंट। कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं आपके यूपीएससी के मेंबर्स और उनके चेयरमैन की, सबकी यही करते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका एसपीएससी, इसके जो चेयरमैन हैं और इसके जो मेंबर्स हैं एंड अदर मेंबर्स, ठीक है, लिखिएगा, यानी कि अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य। जब इनकी नियुक्ति की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है यहां राष्ट्रपति तो यहां करेंगे राज्यपाल। ठीक है, ये इनकी नियुक्ति होती है। सीधा मैं आपको एकदम साधारण शब्दों में चीजों को बताऊंगी ताकि पढ़ते समय दिक्कत ना हो। सीधी सी बात है, अगर यूपीएससी है तो राष्ट्रपति करेंगे और अगर एसपीएससी है तो राज्यपाल करेंगे।
ठीक है, आगे देखिए। आगे फिर बेटा अगर हम इस चैप्टर में बात करते हैं तो हमने अपॉइंटमेंट तो जान ली, लेकिन अभी भी हमारा क्या बचा हुआ है, अभी भी हमारा टेन्योर बचा हुआ है। टेन्योर वाला पॉइंट अभी भी हमारा बचा हुआ है। तो टेन्योर या हम कार्यकाल की जब बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि टेन्योर और कार्यकाल अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है यूपीएससी का, कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और प्लस अदर मेंबर्स होते हैं, प्लस अदर मेंबर्स, ठीक है, यानी कि अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, ठीक है। तो ये किसके बात हो रही है, पहले यूपीएससी के। तो बेटा इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी उसी के बेस पर ये रिटायर होते हैं, ठीक है, उसी के बेस पर ये रिटायर होते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष। उसके बाद बेटा एसपीएससी की जब बात होगी तो इसके चेयरमैन और इसके जो अदर मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 6 वर्ष या 6 इयर्स और 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके यहां पर इनका टेन्योर होता है। फिर जब टेन्योर हम पढ़ते हैं हमेशा तो टेन्योर के साथ ही, मैम इंग्लिश में क्यों पढ़ाती हो, हिंदी मीडियम के इंग्लिश में ना पढ़ाएं, टाइम ज्यादा लगता है। नीरज कुमार जी, आपके अलावा यहाँ इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा बैठा है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने हिंदी नहीं लिखी है या इंग्लिश ही मैं लिख रही हूं, और बोलती भी मैं ज्यादातर हिंदी ही हूं। लेकिन बेटा मुझे उन बच्चों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना जिन्होंने ये कोर्स लिया है और वो इंग्लिश मीडियम से है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपका बहिष्कार कर रही हूं कि नहीं मुझे हिंदी नहीं लिखनी, सिर्फ इंग्लिश ही लिखूंगी। आपको इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि ये यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ी ना लिखना है दोनों, आप सिर्फ हिंदी लिखिए, आपको नहीं लिखना है दोनों, आप सिर्फ हिंदी लिखिए, ठीक है। आगे देखिए यहां पर, ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 316 में ही चल रहा है, अभी आर्टिकल 317 स्टार्ट होगा जब इनको हटाने का प्रोसीजर पे हम आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद बात आती है त्याग पत्र की। ये लोग त्याग पत्र किसको देंगे, यानी कि अगर रेजिग्नेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो रेजिग्नेशन ये किसको देते हैं, तो आप कहेंगे कि अगर हम बात करेंगे यूपीएससी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य एवं अन्य सदस्य, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एसपीएससी के, एसपीएससी, तो आप कहेंगे अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, ये देंगे राष्ट्रपति को। अब जाहिर सी बात है ये राष्ट्रपति को देंगे तो ये देंगे राज्यपाल को। तो मैंने इनका रेजिग्नेशन, इनकी अपॉइंटमेंट, ये सब आपको प्यारे बच्चों यहां बताया है। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो एंड में मैं आपको बता दूंगी कि आपके कौन कौन से फैक्ट हैं। इसके और इलेक्शन कमीशन के फैक्ट्स एक बॉक्स में लिखवाऊंगी, ध्यान रखिएगा। अभी इलेक्शन कमीशन के भी फैक्ट्स बाकी है, तो फैक्ट्स में आपको जब ये चैप्टर एंड होगा वहीं पे फैक्ट्स दिलवा दूंगी, फैक्ट्स, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो आप कह रहे हैं अगला आर्टिकल, जिसका नाम है आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 में क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे सदस्यों को हटाया जाना, सदस्यों को हटाया जाना, हटाया जाना और निलंबित किया जाना, और निलंबित, निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड, सस्पेंड, निलंबित किया जाना,
अब देखो ध्यान से सुनना, पहले एक लाइन में यहां पे लिखवा दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए आगे की मैं कहने की क्या। सदस्यों को हटाया जाना, चाहे प्यारे बच्चों यूपीएससी के हों चाहे एसपीएससी के, हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को, यहां पे राज्यपाल नहीं हटाएंगे। ये अपने माइंड में क्लियर रखना कि हटाने का अधिकार केवल प्रेसिडेंट को है, हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। और अगर मैं आपसे बात करूं निलंबित, तो ध्यान रखना निलंबित यूपीएससी के जो मेंबर्स होंगे उनको निलंबित करेंगे आपके राष्ट्रपति, और अगर एसपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य होंगे तो उनको निलंबित करेंगे राज्यपाल। यानी निलंबित करने का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए पोस्ट से हटाना। तो सस्पेंड करने का अधिकार दोनों के पास होता है, लेकिन उन्हें परमानेंटली उनकी पोस्ट से जब हटाना है तो सिर्फ वो अधिकार किसका होगा, राष्ट्रपति का। यानी सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है, लेकिन हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब सस्पेंड किया जाता है तो सस्पेंड टेम्पररी होता है, यानी कि कुछ समय के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सस्पेंड दोनों कर सकते हैं, लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति। अब आते हैं, सस्पेंड की कहानी तो खत्म हो गई, अब आते हैं कि भैया इनको हटाने का आधार क्या होता है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को हटाया जाएगा तो उसका आधार क्या होता है, उसका ग्राउंड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आधार क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा। तो मैं आपको यह बता दूं कि सबसे बड़ा आधार माना जाता है कदाचार, यानी कि मिसबिहेवियर। आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है, तो आपको पद से हटाया जा सकता है। तो मैम आईएएस कैसे बनते हैं, वो भी यूपीएससी की। अरे बेटा आईएएस का एग्जाम यूपीएससी ही कराती है, बिल्कुल आपको कोचिंग करनी होती है। ठीक, आगे देखिए यूपीएससी में कितना पैसा मिलता है, बहुत बढ़िया। मैम यूपीएससी का हिंदी में अर्थ क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं शुरू में बता चुकी हूं प्यारे बच्चे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी, शुरू में यही लिखवाया था और मुझे पता था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, उसके बावजूद आएगा। ठीक है, देखो यहां तो ग्राउंड क्या है, कदाचार क्या है, ध्यान से सुना करो चीजों को, केवल कमेंट करना अपना मोटिव मत बनाओ, अपना उद्देश्य मत बनाओ। सिलेक्शन अपना उद्देश्य बनाओ, और सिलेक्शन उसी का होता है जो चीजों को फोकस करता है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को फोकस करता है। ठीक, देखिएगा यहां मिसबिहेवियर, कदाचार। कदाचार मैंने आपको बता दिया कि मिसबिहेवियर जो होता है उसका मतलब होता है कि जिस पद पर वो व्यक्ति बैठा है उस पद का क्या कर रहा है, वो दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे लिखिएगा कि आर्टिकल 317 में यह कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, यहां मैं दोनों लिख देती हूं, यूपीएससी या एसपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य को, अध्यक्ष या सदस्य यानी चेयरमैन और मेंबर, चेयरमैन और मेंबर, अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर, कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। अब हमें यहां पे क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि जो मिसबिहेवियर हुआ है वो सही है, गलत है, ये राष्ट्रपति खुद तय करेंगे या कोई और तय करके राष्ट्रपति को बताता है। तो ध्यान रखना, कदाचार
अगर हम इस बात की कदाचार की बात करें तो देखना, कदाचार के मामले की जांच, कदाचार के मामले की जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर ऑफ मिसबिहेवियर, मैटर और ऑफ मिसबिहेवियर, कदाचार के मामले की जांच कदाचार के मामले की जांच उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है, की जाती है। जांच के पश्चात सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट जांच के पश्चात सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं, और राष्ट्रपति की रिपोर्ट के आधार पर, और राष्ट्रपति की रिपोर्ट के आधार पर और राष्ट्रपति की रिपोर्ट के आधार पर और सुप्रीम रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एक मिनट, जांच के पश्चात सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष या सदस्य को हटाते हैं, अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का आदेश देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर होता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा होगा तो कि भाई जो जांच की गई है वो उसमें सारी जांच ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति ने मिसबिहेव किया है, इसने अपनी पद का दुरुपयोग किया है, इसने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, और अगर ये रिपोर्ट में लिखा होता है तो राष्ट्रपति उसे हटा देंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, इन्वेस्टिगेशन की और ये पाया कि नहीं, इस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया है, इस पर केवल ब्लेम्स, आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट में उस चीज को मेंशन करेगा, और अगर उसने ऐसा मेंशन किया तो राष्ट्रपति फिर उसको यहां पर नहीं हटाएंगे। और ध्यान रखना कि जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो इन्वेस्टिगेशन अगर यूपीएससी के मेंबर पे चल रही होगी तो राष्ट्रपति चाहे तो अध्यक्ष या सदस्य को सस्पेंड भी कर सकते हैं कि आप इस पद पे नहीं रहेंगे। क्योंकि वो ऐसा इसलिए करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे वो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि वो व्यक्ति उस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर ना करे। और अगर आपके एसपीएससी के मैटर होगा तो फिर राज्यपाल सस्पेंड करेंगे, क्योंकि मैंने लिखा है कि सस्पेंड करने का अधिकार दोनों को है, लेकिन हटाने का अधिकार केवल और केवल उसको राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति किसकी रिपोर्ट के आधार पर हटाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट देता है प्यारे बच्चे, और उसके बाद फिर वो उनको हटाते हैं। यह हटाने की पूरी प्रक्रिया होती है। यहां से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब रामेश्वर पांडे जी, आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने कहा कि राज्यपाल हटाते नहीं हैं, हटाते राष्ट्रपति ही हैं।
चाहे वो यूपीएससी की जॉब्स हो या एसपीएससी की। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, सस्पेंड करने का अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को है। ठीक है। मानहानि का मुकदमा तब लगता है जब आप किसी पे झूठे आरोप लगा रहे हैं और यह सिद्ध हो जाए कि आपने जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए हैं, तो वो व्यक्ति आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है। सूरज, जैसे मान लीजिए कि किसी पर आपने झूठे ब्लेम लगा दिए और यह साबित हो गया कि आपने जानबूझकर ऐसा किया था व्यक्ति को फंसाने के लिए, तो वो आप पर मानहानि का केस कर सकता है। कदाचार किसे कहते हैं? कदाचार मिसबिहेवियर को कहते हैं, यानी कि जब आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं, पद पर बिठाए किसी काम के लिए गए लेकिन आप वहां बैठकर कुछ और ही काम कर रहे हैं, मतलब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहां पर ये चीजें होती हैं। ये हटाने की पूरी प्रक्रिया होती है कि इनको कैसे हटाया जाता है। ये आपका आर्टिकल 317 में इनके हटाने की पूरी प्रक्रिया है। सस्पेंड के टाइम सैलरी चालू रहता है? नहीं, सैलरी भी रोक दी जाती है। सैलरी तब मिलेगी जब, जैसे मान लो सस्पेंड किया गया है, और जब सस्पेंड किया गया है प्यारे बच्चे, तो उस समय सैलरी को रोक लिया जाएगा। और अगर आप पे ब्लेम साबित हो गए तो फिर तो आप जॉब से ही जाओगे, और अगर ब्लेम साबित नहीं हुए तो आपकी रुकी हुई सैलरी फिर आपको मिल जाती है। मैम ईडी किस डिपार्टमेंट? बेटा ईडी एकदम अलग चीज है, ईडी का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ कनेक्शन होता है राष्ट्रपति, एक मिनट, ये आप दूसरे पेन से अंडरलाइन कर लेंगे कि यहाँ कनेक्शन किसका होता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ कनेक्शन होता है राष्ट्रपति का और सुप्रीम कोर्ट का, इनको हटाने में। राज्यपाल का हटाने में कोई कनेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देगा, और अगर हम बात करते हैं आपके उसकी राष्ट्रपति की, तो वो इनको उसकी रिपोर्ट के आधार पर हटाने का आदेश देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो अगला है आर्टिकल 319, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है कि इसमें यूपीएससी और एसपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर प्रतिबंध, के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शंस। और मैंने आपको बताया है कि रिस्ट्रिक्शंस कब के लिए होती हैं? ये जब ये लोग इस पद से हट जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिस्ट्रिक्शंस, एसबी लगा दीजिए, सॉरी, रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। और एक चीज को बेटा हमेशा ध्यान रखना कि एक व्यक्ति इनमें से जिस पद पर रह चुका है वो उस पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। मैं लिखवा दूंगी अभी आपको नोट डालकर इस लाइन को भी। तो आप पहले ऐसा करिए कि ये जो अध्यक्ष और सदस्यों पर मैंने प्रतिबंध बताए हैं, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। एक नोट डालकर आप क्या लिख लीजिए, नोट डालकर एक लाइन लिख दीजिए, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। नोट डालना प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल 319 में नहीं है, ठीक है, नोट डालना। एक मिनट देखते हैं, ऊपर की तरफ लिख देती हूं। ये 317 आर्टिकल में नहीं है, वो सॉरी 319 में भी नहीं है, ये आर्टिकल में नहीं है, ये अलग से मैं लिखवा रही हूं, इसलिए नोट में लिखवा रही हूं। ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, यहां से ये हेडिंग डाल लेना। अब नोट में आपको क्या लिखना है? किसी लोक सेवा आयोग, किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य, किसी लोक सेवा आयोग का मतलब है यूपीएससी या एसपीएससी, यूपीएससी या एसपीएससी, ठीक है। किसी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है।
यानी कि उसकी सेम पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट में लिखना है। अलग से मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रही हूं क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे बाद में, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में आर्टिकल 319 पढ़ेंगे। इस चैप्टर को खत्म करूंगी और अगली ही क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी अनुसूचियां, और अनुसूचियों के बाद में आपको पढ़ाऊंगी नीति आयोग, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी राजभाषा। आपका सिलेबस खत्म, आपकी पॉलिटी अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।